के द्वारा जो सिलेबस डिसाइड किया गया है वो है यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस, यूनिट 2 रिवेटेड कनेक्शंस, यूनिट 3 बोल्ट कनेक्शन, यूनिट 4 वेल्डेड कनेक्शंस, यूनिट 5 टेंशन मेंबर, यूनिट 6 कंप्रेशन मेंबर, यूनिट 7 रूफ ट्रसेस, यूनिट 8 कॉलम बेसेस, यूनिट 9 बीम्स एंड यूनिट 10 फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखेंगे सबसे पहले जो आप लोगों को दिख रहा है पहला क्वेश्चंस कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैज बीम आर डिनोटेड एज। ठीक है, यानी कि कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका कह रहा है ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शंस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शंस। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ISMP। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा ISMP क्या होता है। अभी तक ऐसा कोई ही क्लासिफिकेशन ही नहीं है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील के मेंबर या सेक्शन को हम लोग ISMP से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इसके कहने का मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें पूछ रहा हम लोग से क्वेश्चन ये करा ये बताइए इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैज बीम किससे डिनोट करते हैं। तो जितने सारे ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैज बीम को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम बात करें किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो जनरली इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैज बीम को जनरली हम लोग ISWB से रिप्रेजेंट करते हैं, ISWB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक डायमंड रिवेटिंग पद्धति में प्लेट की चौड़ाई B रिवेट का व्यास D के लिए जोड़ की दक्षता निम्नलिखित होती है। तो हम लोग जानते हैं इफिशियंसी बराबर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ इफिशियंसी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी बराबर यही होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पान स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का क्या होता है, ये हम लोगों की इफिशियंसी का फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यानी कि जोड़ की सामर्थ्य बट्टे में ठोस प्लेट का सामर्थ्य। अब हम बात करेंगे अगर जोड़ का सामर्थ्य मिल जाए और ठोस प्लेट का सामर्थ्य मिल जाए तो इन दोनों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा। जोड़ की सामर्थ्य की बात करें तो जोड़ का सामर्थ्य हम लोगों की प्लेट की चौड़ाई क्या है, B है। B में से एक रिवेट का डायमीटर घटा देंगे तो हमारी प्लेट की चौड़ाई हो जाएगी, उसमें थिकनेस से गुणा कर देंगे एरिया हो जाएगा। और एरिया में हम लोग परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट से जैसे गुणा करेंगे तो हमारा जोड़ का सामर्थ्य निकल जाएगा। ठीक है ना, और मैं बात करूं ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होगा। ठोस प्लेट का सामर्थ्य जब हम लोग प्लेट में रिवेटिंग नहीं किए हैं उसके पहले की जो हम लोग सामर्थ्य कैलकुलेट करेंगे वही हमारा ठोस प्लेट का सामर्थ्य हो जाएगा, यानी कि B में T से गुणा कर देंगे एरिया निकल जाएगा और सिग्मा T से गुणा कर देंगे तो ये हमारा ठोस प्लेट का सामर्थ्य निकल जाएगा। ठीक है, जब दोनों सामर्थ्य हमें मिल ही गया तो इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए बात करते हैं। अब देखिए एफिशिएंसी बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जोड़ का सामर्थ्य बट्टे में ठोस प्लेट का सामर्थ्य। तो आपका क्या हो जाएगा, जोड़ की सामर्थ्य अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, जोड़ का सामर्थ्य B माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी और ठोस प्लेट का सामर्थ्य B इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सिग्मा टी से सिग्मा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, सिग्मा टी से सिग्मा टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा और टी से टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, B माइनस डी अपान B। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है B माइनस डी अपन में B, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है,
इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है उस विकल्प का पहचान करें जिसमें सेक्शन का केंद्र भार के बाहर स्थित हो। तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिकल सेक्शन में क्या होता है, अगर सिमेट्रिकल आई सेक्शन होगा तो सिमेट्रिकल आई सेक्शंस में अगर बात करें एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हमारा सेक्शन या मेंबर सिमेट्रिकल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आने वाला लोड का क्रिया रेखा उसके सीजी से होकर ही जाएगा, उस बॉडी के या उस मेंबर के सीजी से होकर ही जाएगा, यानी कि लोड उसके सीजी पे ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है तो उस कंडीशन में उस मेंबर पर आने वाले लोड का क्रिया रेखा जो होगा उस मेंबर की सीजी से दूर हट कर जाएगा। तो अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल आई सेक्शन की बात कर रहा है तो सिमेट्रिकल आई सेक्शन में जाहिर सी बात है, देखेंगे ज़रा, ये मान लीजिए आपका सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है। तो इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे आपका वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, यानी कि अगर दोनों एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो हमारा ये आई सेक्शन जो है, हमारा आई बीम जो है हमारा सिमेट्रिकल पाई जाएगी। जब सिमेट्रिकल पाई जाएगी तो इसकी भी सीजी हमारी यहीं पे होगी और इस पर आने वाला लोड का क्रिया रेखा भी इसकी सीजी से होकर ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन भी हमारा क्या होता है, किसी ना किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है जिसके कारण इस पर आने वाला लोड का क्रिया रेखा इसके सीजी से होकर ही जाता है। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन नंबर 6 में कह रहा है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन या मेंबर होता है जिसमें आने वाला लोड इसके सीजी से दूर होके जाता है। क्योंकि एंगल सेक्शंस की बात करें, इसकी अगर हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करें तो इसकी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ पे इस तरीके से लाई करती है। और इस मेंबर की बात करेंगे तो मेंबर की जो इस मेंबर की सीजी होंगी ये यहाँ पे कहीं पे लाई होंगे, ठीक है। तो इसके वजह से इस पे आने वाला लोड का क्रिया रेखा जो होता है इस मेंबर के सीजी से दूर काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एंगल सेक्शन को सही कर लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1 घन मीटर मृदु इस्पात का वजन लगभग होता है, ये होता है आपका 7850 किग्रा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि शक्ति संचालित रिवेट्स में बियरिंग में कार्यकारी प्रतिबल 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और 12 mm मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए एक डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट प्रयुक्त किया जाता है, तो बियरिंग में रिवेट की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर की वैल्यू इतना दे दिया है। अब देखिए हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है आरबी, यानी कि बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है ना, आरबी बराबर हम लोगों ने पढ़ लिया है कैपिटल डी टी इंटू सिग्मा बी, जहाँ पे आपका कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राही डायमीटर, यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर दे रखा है, तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 mm में 1 + 0.5 mm जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.5 mm हो जाएगा आपका कैपिटल डी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितना दिया है 12 mm दिया है और सिग्मा बी की वैल्यू कितना दिया है 300 mm दिया है, 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दिया है। जब इन तीनों की वैल्यू जैसे ही आप इस फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो आंसर आएगा 84.6 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। उसको जैसे आप सॉल्व करेंगे न्यूटन में वैल्यू आएगी, उसमें 1000 से जैसे ही डिवाइड देंगे आप तो किलो न्यूटन में आपका 84.6 किलो न्यूटन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है आमतौर पर रिवेट होल की व्यास को रिवेट के नॉमिनल व्यास में कितना बड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें कोडल प्रोविज़न है, अगर मान लीजिए कोई भी रिवेट का होल है ना, अगर 25 mm से कम है रिवेट का डायमीटर, अगर रिवेट का डायमीटर हमारा 25 mm से कम है तो उस डायमीटर के रिवेट के लिए होल हम लोग क्या करते हैं उस डायमीटर से 1.5 mm अधिक बना लेते हैं। अगर हमारा रिवेट का डायमीटर 25 mm से अधिक है तो उस कंडीशन में हम लोग होल को बनाने के लिए उस डायमीटर में 2 mm अधिक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये कह रहा है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 40 mm से अधिक नॉमिनल व्यास के रिवेट में
2.5 mm जोड़ देते हैं? नहीं, कोडल प्रोविज़न कहता है अगर अब 25 mm से अधिक का रिवेट का डायमीटर है तो उसमें केवल हम लोग 2 mm जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका 40 mm के बराबर नॉमिनल व्यास के रिवेट के लिए 1.5 mm जोड़ते हैं। हम लोग ये भी बात की है 25 mm से अधिक के लिए हम लोग 2 mm जोड़ते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका 25 mm से कम नॉमिनल व्यास के रिवेट के लिए 1.5 जोड़ते हैं, यानी कि ये सही कह रहा है। हम लोग बात किए हैं अगर 25 mm से कम या 25 mm तक होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल डायमीटर में 1.5 mm जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, 2 पॉइंट के ये कह रहा है 25 mm से अधिक नॉमिनल व्यास के रिवेट के लिए 2.5 mm जोड़ देते हैं। 25 mm से अधिक के लिए कितना जोड़ते हैं, 2 mm जोड़ते हैं, यानी कि हमारे ए बी एंड डी ऑप्शन गलत हो गए हैं। यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टील कैसा मटेरियल है। हम लोग जानते हैं स्टील कैसा है, इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है IS 800 2007 पर आधारित है। हम लोग जानते हैं IS 800 2007 पर लिमिट स्टेट मेथड हमारा आधारित होता है, ठीक है ना, ओनली फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के केस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं IS 800 1984, इसके आधार पे हम लोगों का क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पे आधारित है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है संरचनात्मक किस बात की गुणवत्ता सामान्यतः पहचानी जा सकती है, यील्ड स्ट्रेस के आधार पर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रिवेट कनेक्शन में किनारे से रिवेट की न्यूनतम दूरी इनमें से किस की वजह से होने वाली असफलता से बचने के लिए दृष्टि से रखी जाती है, ठीक है। ये कह रहा है अगर मान लीजिए कोई भी प्लेट है ना, ये कह रहा है कोई भी प्लेट है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लेट है, इसे हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। तो इसका कहने का मतलब ये बताइए हम लोग क्यों एक मिनिमम दूरी डिसाइड करते हैं इस प्लेट और इस रिवेट के बीच, है ना। इस प्लेट और इस रिवेट के बीच क्यों हम लोग मिनिमम दूरी को डिसाइड करते हैं। तो इस मिनिमम दूरी को इसलिए डिसाइड किया जाता है अगर मान लीजिए इस प्लेट से बिल्कुल हम लोग सटा के रखेंगे, चूँकि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स काम करता है। जब टेंसाइल फोर्स इस पर मैक्सिमम काम करेगा, अगर इसके बीच की दूरी मिनिमम मेंटेन नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। मैक्सिमम फोर्स काम करने की वजह से क्या होता है, प्लेट में इस तरीके से क्रैकिंग होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। प्लेट में जैसे ही इस तरीके की क्रैकिंग बनती है तो इस प्रकार के क्रैकिंग को हम लोग बोलते हैं टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट या टीयरिंग प्लेट, है ना। तो इसके हिसाब से हम लोगों का टीयरिंग ऑफ प्लेट हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कार्य की भारतीय मानक संहिता जो स्टील की संरचनाओं के सामान्य विनिर्माण पर लागू होता है IS 800 2007, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर के केस में हम लोग बात करेंगे कभी भी तो जो कोड हम लोग यूज करेंगे लिमिट स्टेट मेथड में IS 800 2007, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है IS 800 2007 के अनुसार यील्डिंग के द्वारा नियंत्रित प्रतिरोध के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक क्या है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे IS 800 2007 के द्वारा जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, गामा एम नॉट की वैल्यू 1.10। अगर यही आपका यील्ड नहीं बोल देता है, ये बताइए अल्टीमेट के कंडीशन में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या हो गई, तो उससे हम लोग गामा ml से डिनोट करते हैं। इसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इस्पात को संरचना सदस्य के रूप में प्रयोग करने में निम्नलिखित संरचनात्मक लाभ होते हैं। स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो का अनुपात। हम लोग कभी भी स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ध्यान हम लोगों को देना चाहिए, जो हमारा स्टील का स्ट्रक्चर है उसके जो भी सेक्शन और मेंबर हैं वो हमारे लाइट वेट के होने चाहिए। लाइट वेट के होने की वजह से उस पूरे स्ट्रक्चर का जो डेड लोड आएगा, डेड लोड हमारा कम से कम होगा, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर के फेल होने की पॉसिबिलिटी कम से कम होती है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है तनाव सदस्य जिसमें 24 mm से अधिक व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया तो होल का व्यास निम्नलिखित के बराबर होगा। अब जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने बात की है कोडल प्रोविजन ये कहता है अगर 25 mm से कम या 25 mm तक की रिवेट होगी, उसकी डायमीटर होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग ग्रास डायमीटर की वैल्यू जो लेंगे या होल जो बनाएंगे उससे हम लोग 1.5 mm अधिक बनाएंगे। अगर 25 mm से अधिक होगी तो उस कंडीशन में जो हम लोग होल बनाएंगे या ग्रास डायमीटर ऑफ रिवेट जो कैलकुलेट करेंगे उस डायमीटर से हम लोग 2 mm अधिक कैलकुलेट करेंगे। यही बात किए थे हम लोग टोटल प्रोविजन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपको देखने के लिए ये मिल रहा है 24 mm से अधिक, तो आपको कंफ्यूज होना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। 24 mm से अधिक की बात कर रहा है, यानी कि 24 mm से अधिक कुछ भी हो सकता है, 25 mm भी हो सकता है, 50 mm भी हो सकता है, 26 mm भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 25 mm से अधिक मान करके कंसिडर करेंगे और उस केस में हम लोग 2 mm को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है और चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है एक चैनल सेक्शन में कितने पार्ट होते हैं, उस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है एक चैनल सेक्शन का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो चैनल सेक्शन का हम लोगों का शेप जो होता है जनरली इस शेप का होता है, ठीक है। इस शेप का आपका चैनल सेक्शन का डायग्राम होता है जिसमें इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया वेब हो गया, ठीक है। तो यानी कि मैं बात करूँ एक चैनल सेक्शन में हम लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है 2 फ्लैंज और एक वेब देखने के लिए मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे आंसर को सही करेंगे, ठीक है ना। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 1 वेब एंड 2 फ्लैंज, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपको क्या मिल गया सही मिल गया। अभी हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है ना, एक चैनल सेक्शन में हमारा एक वेब होता है और 2 फ्लैंज होता है, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में क्या कह रहा है तनाव में रिवेट जोड़ की अनुगे अनुदैर्ध्य पीछे, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं अगर कोडल प्रोविज़न की बात करूं तो कोड ये कहता है अगर मान लीजिए हमारी कोई भी रिवेट है उस कंडीशन में रिवेटेड ज्वाइंट है, तो उस कंडीशन में अगर मैं मैक्सिमम पिच को डिसाइड करना चाहूँगा तो मैक्सिमम पिच के लिए अगर वो रिवेट हमारा टैकिंग रिवेट है, किसी मेंबर को जोड़ा गया और वो टैकिंग कर दिया गया, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम पिच की वैल्यू अडॉप्ट करेंगे 300 या 32T में से जो कम होगा वही हमारा उस कंडीशन में मैक्सिमम पिच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कोडल प्रोविज़न ये कहता है अगर मान लीजिए टेंशन मेंबर है, टेंशन के कंडीशन में रिवेट से जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम पिच जो अडॉप्ट करेंगे उसकी वैल्यू हम लोग जो कंसीडर करेंगे उसकी वैल्यू हम लोग जो कंसीडर करते हैं 16T या 200 mm में से जो कम होगा वही हमारी मैक्सिमम पिच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट में कोडल प्रोविज़न ये कहता है फॉर कंप्रेशन मेंबर, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन के केस में अगर हम लोग मैक्सिमम पिच की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कोड ये कहता है उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू अडॉप्ट करना है 12T और 200 mm में से जिसकी वैल्यू कम होगी वही हमारा मैक्सिमम पिच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने बात की है अभी ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है टेंशन के कंडीशन में, जब टेंशन के कंडीशन में बात करेगा तो इस कंडीशन में 16T या 200 mm में से जो कम होगा वही हमारा मैक्सिमम पिच की वैल्यू हो जाएगा। और मिनिमम पिच की वैल्यू जब आपसे पूछता है तो मिनिमम पिच की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है। मिनिमम पिच की वैल्यू जनरली जो होता है पी मिनिमम बराबर 2.5 इंटू डी, जहाँ पे डी आपका क्या है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आना है श्योर, ठीक है ना। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है जोड़ पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित नहीं होता है। हम लोग जानते हैं लैप ज्वाइंट में क्या होता है एसेंट्रिक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसके कारण इसमें
एसेंट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और सिंगल कवर बट ज्वाइंट की बात करें तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट भी जहाँ से हम लोगों का ज्वाइंट होता है, अगर वहाँ से मैं कट करके सेक्शन को देखना चाहूँ वो भी हमारा लेग ज्वाइंट की भांति काम करता है। इसलिए सिंगल कवर बट ज्वाइंट में भी एसेंट्रिक फोर्स डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ डबल कवर बट ज्वाइंट की, तो डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होती है, एसेंट्रिक फोर्स डेवलप होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। उसके बाद देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है बल्ब एंगल आर यूज्ड। बल्ब एंगल देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, शिप की बिल्डिंग में करते हैं, यानी कि जहाज के निर्माण में करते हैं। बल्ब एंगल सेक्शन की बात करें, बल्ब एंगल सेक्शन की शेप जनरली इस टाइप का होता है, ऐसे है ना, इस आकार का होता है आपका बल्ब एंगल सेक्शन, या इस शेप का होता है, ऐसे होता है। इसके एक साइड की लेग का प्रोजेक्शन जो होता है मैक्सिमम निकला होता है। इस टाइप का हमारा क्या होता है, बल्ब एंगल सेक्शन, या इस टाइप का दोनों टाइप के हमारे होते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक रिविट की सकल व्यास निम्न में से होता है। कह रहा है एक रिविट का सकल व्यास होता है, रिविट होल होता है, लगाने से पहले रिविट की माप होती है, लगाने के बाद रिविट की माप। जाहिर सी बात है अगर कोई भी रिविट को हम लोग लगाते हैं तो लगाते समय अगर लगाने से पहले जो माप होती है एक्चुअल में तो हमारा स्टैंड का डाया होता है ना, तो उसे हम लोग ग्रास डाया नहीं कहते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, उसके ओरिजिनल स्टैंड का डाया क्या होता है, कुछ लेटरली एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होने के बाद होल को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो जो हमारा लेटरली एक्सपेंस होकर के उस ओरिजिनल डायमीटर बढ़ जाता है, उस डायमीटर को हम लोग ग्रास डायमीटर या सकल डायमीटर आप रिविट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें कह रहा है इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की वृद्धि के साथ घटती है डक्टिलिटी। जितना ही हम लोग कार्बन बढ़ाएंगे स्टील में उतना ही उसकी क्या होगी, हार्डनेस बढ़ती जाएगी और डक्टिलिटी कम होती जाएगी। डक्टिलिटी मतलब ये हुआ उसको वायर के रूप में बढ़ने की क्षमता, वायर के रूप में तनने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर रिवेट कनेक्शन के और क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें जिसकी वजह से हमारे डिप्लोमा के फाइनल ईयर की स्टूडेंट की अधिक से अधिक हेल्प हो सके। थैंक यू।